दोस्तों अभी इतना कुछ समझने के बाद आइए अब चलते हैं उन टॉपिक्स की तरफ जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यूसीड एग्जाम में आएंगे। तो चलिए अभी एक एक करके सिलेबस के सभी टॉपिक को समझेंगे और जानेंगे कि इनमें आप खुद को बेहतर कैसे बनाएं जिससे कि आपको एग्जाम में आसानी हो। तो दोस्तों इसमें अभी सबसे पहले आता है विजुअलाइजेशन एंड स्पेशियल एबिलिटी, और इन दोनों को यहाँ पर सिलेबस में एक साथ रखा गया है क्योंकि दोनों ही एक तरह से आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो दोस्तों अब यूसीड एग्जाम में इन एबिलिटीज़ की हेल्प से आप किसी भी तरह की इमेजेस और ऑब्जेक्ट्स को अपने माइंड के थ्री डायमेंशनल स्पेस में जनरेट कर पाएंगे, और साथ में माइंड में चल रही इमेजेस को भी आप ठीक तरह से और कम समय में पेपर पर भी उतार पाएंगे। अब चाहे वो कोई एक ऑब्जेक्ट हो या फिर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ एक सीन ही क्यों ना हो। तो दोस्तों अब जितनी ज़्यादा आपकी ये एबिलिटी अच्छी होगी तो उतनी ही ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को समझने में आसानी होगी, क्योंकि विजुअलाइजेशन की हेल्प से हम अपने माइंड में इमेजेस को डेवलप करते हैं और स्पेशल एबिलिटी की हेल्प से हम उन्हें कंट्रोल करते हैं और उन्हें मैनेज करते हैं। और अगर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स आपस में कनेक्टेड हैं तो उन सभी की रिलेशनशिप को भी हम किसी प्रॉब्लम के बिना जल्दी से समझ भी सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपकी ये एबिलिटी अच्छी होगी तो आप काफ़ी आसानी से किसी भी चीज़ के बारे में सोचकर, पढ़कर, सुनकर या फिर देखकर जैसी चाहें वैसी इमेज जनरेट कर पाएंगे। जैसे कि किसी भी फ्लैट चीज़ को 2D में कन्वर्ट कर पाएंगे और 2D को 3D में भी आप अपने माइंड में ही कन्वर्ट कर पाएंगे, और साथ में उसमें आप मोशंस भी ऐड कर पाएंगे, और यहाँ तक कि बड़ी आसानी से आप उसका उल्टा भी कर पाएंगे। तो अभी अपनी विजुअलाइजेशन और स्पेशल एबिलिटीज़ को बेहतर बनाने के लिए आप इल्यूजन्स, पिक्चर्स और 3D रिलेटेड पजल सॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरह के गेम्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे कि लेगो सेट या फिर इसी तरह की और भी दूसरी चीज़ें, जैसे कि मेंटल रोटेटिंग एक्सरसाइज, जिसमें कि हमें इमेजेस को अपने माइंड में कंट्रोल करना होता है। और साथ ही 3D पर्सपेक्टिव ड्राइंग और स्केचिंग, शेडिंग और 3D मॉडलिंग भी इम्पॉर्टेंट है। और मॉडलिंग ज़रूरी नहीं है कि डिजिटल ही करें, इसे आप किसी भी मटेरियल की हेल्प से कर सकते हैं, जैसे कि क्ले या फिर फोम। अब जितना ज़्यादा आप इन्हें करेंगे तो उतना ही अच्छे से आपका माइंड ग्रो होगा। और दोस्तों एक बात को समझना ज़रूरी है कि अगर इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा आसान बन जाएगा, क्योंकि इस विजुअलाइजेशन और स्पेशल एबिलिटी की ज़रूरत आपको यूसीट के हर क्वेश्चन में पड़ेगी। तो दोस्तों विजुअलाइजेशन एंड स्पेशल एबिलिटी के बाद आता है ऑब्जर्वेशन और डिज़ाइन सेंसिटिविटी, और ये दोनों भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब ऑब्जर्वेशन में हम लोग हमारे आसपास की दुनिया को काफ़ी बारीकी से नोटिस करते हैं और समझते हैं, जैसे कि छोटे से छोटी डिटेल्स को बारीकी से समझना हो या फिर किसी एक्टिविटी या प्रोडक्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में जानना हो, और साथ में जो लोग और इन्वायरमेंट हमारे चारों तरफ है तो उनके पैटर्न से लेकर उस हर चीज़ को समझना जिससे वो कनेक्टेड है। तो ये सभी कुछ ऑब्जर्वेशन में आता है। तो देखिए अब आपके लिए ऑब्जर्वेशन को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आप हर तरह के यूज़र्स की नीड से लेकर प्रॉब्लम्स को काफ़ी जल्दी से और आसानी से समझ पाएंगे और उसका एक बेटर सॉल्यूशन भी दे पाएंगे। और फिर इसी के साथ में है डिज़ाइन सेंसिटिविटी। तो दोस्तों इसमें हम सभी लोगों पर, इन्वायरमेंट पर और या फिर किसी भी चीज़ पर किसी दूसरी चीज़ों के डिज़ाइन का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, तो इसमें हम यही सब के बारे में देखते हैं। तो कुल मिलाकर डिज़ाइन सेंसिटिविटी में हम डिज़ाइन को काफ़ी बारीकी से और करीब से समझते हैं, और साथ ही उसका इमोशनल, कल्चरल और सोसाइटी पर उसका क्या असर हो रहा है और या फिर क्या असर होगा, जैसे कि कहीं वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए हार्मफुल तो नहीं है, और इसी से हमें पता चलता है कि इसे किस रीज़न से हमें रिजेक्ट करना है और किस रीज़न से हमें एक्सेप्ट करना है। तो दोस्तों बढ़िया ऑब्जर्वेशन और डिज़ाइन सेंसिटिविटी स्किल्स डेवलप करने के बाद आप ऐसे डिज़ाइंस बना पाएंगे जो ना ही केवल दिखने में अट्रैक्टिव हों बल्कि वो अच्छे से फंक्शन भी करें, और जिस पर्पस से उसे बनाया गया है तो उसमें भी आपका डिज़ाइन सक्सेसफुल हो। और साथ में आप किसी भी डिज़ाइन में प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटी को भी काफ़ी आसानी से ढूंढ पाएंगे, जिसकी वजह से लोगों की नीड्स भी फुलफ़िल होंगी और आपकी क्रिएशन भी हर डायरेक्शन में सक्सेसफुल होगी। तो अब आप अपनी ऑब्जर्वेशन एंड डिज़ाइन सेंसिटिविटी को प्रैक्टिस की हेल्प से इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि स्केचिंग करना, फोटोग्राफी करना और डिज़ाइन रिलेटेड न्यूज़ देखना, और आपको उस हर चीज़ के बारे में
नॉलेज लेनी होगी जो भी थोड़ा सा डिज़ाइनिंग से कनेक्टेड है। और इस सब पर भी ध्यान देना ज़रूरी है कि लोगों का डिज़ाइन के साथ या फिर तरह तरह के प्रोडक्ट्स के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस है और किस तरह का एक्सपीरियंस वो चाहते हैं और कैसे प्रोडक्ट इन्वायरमेंट, सोसाइटी या कल्चर के लिए हार्मफुल बन रहे हैं। और साथ में ये भी सोचना है कि अगर कोई प्रोडक्ट, डिज़ाइन या ड्राइंग हमारे आसपास है तो हमारे अकॉर्डिंग उसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए और उनके बारे में लोगों से डिस्कशन करें। और इन्हीं सब से आपकी ये एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों, ऑब्जर्वेशन और डिज़ाइन सेंसिटिविटी के बाद अब आता है इन्वायरमेंटल एंड सोशल अवेयरनेस। और इस बात का अंदाज़ा हम इन दो शब्दों को पढ़कर ही लगा सकते हैं कि ये टॉपिक हमसे क्या कहना चाहता है। तो देखिए, अब हमें इन्वायरमेंटल एंड सोशल अवेयरनेस में आज की दुनिया के सामने आने वाले सभी इन्वायरमेंटल चेंजेस को समझना होता है, जिससे कि हम अपने डिज़ाइन की हेल्प से फ्यूचर को कंट्रोल कर पाएँ और अपने फ्यूचर को सही डायरेक्शन में लेकर भी जा पाएँ। जैसे कि आजकल क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और नेचुरल रिसोर्स डिप्लेशन जैसे इश्यूज सामने आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब सोशल अवेयरनेस में हमें उन सभी सोशल से लेकर कल्चरल एलिमेंट्स को समझना होता है, जिनकी हेल्प से हम अपने डिज़ाइन को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करेंगे और अपने डिज़ाइन को लोगों से कनेक्ट भी कर पाएंगे। और साथ ही इसमें पार्शियलिटी, इक्वालिटी, पॉवर्टी, ह्यूमन राइट्स, सोशल इश्यूज या जस्टिस जैसे टॉपिक्स भी आते हैं। तो दोस्तों, अब हमें अपनी इन्वायरमेंटल एंड सोशल अवेयरनेस को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी और साथ में दूसरे लोगों की और छोटी बड़ी सभी कंपनीज की मिस्टेक्स और डिसीजन मेकिंग को समझना भी पड़ेगा और इनसे दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और कैसा प्रभाव पड़ रहा है, तो ये सब भी हमें जानना पड़ेगा। और साथ ही फ्यूचर में उनका क्या ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ेगा और फिर उन सभी का कंपैरिजन हमें उनसे करना पड़ेगा जो कि इन्वायरमेंटल एंड सोशल प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं। और इसके लिए आप यूट्यूब पर क्रैश कोर्स की इससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप टेड टॉक जैसे प्रोग्राम्स को भी सुन सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मेरी सस्टेनेबिलिटी इन डिज़ाइन वाली वीडियो भी ज़रूर देखें। तो दोस्तों, अब इन्वायरमेंटल एंड सोशल अवेयरनेस के बाद आता है एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। और ये एक तरह की मेंटल स्किल्स भी होती हैं, जिन्हें हम कॉग्निटिव स्किल्स भी बोल सकते हैं। अब आप अपने यूसिड एग्जाम में इनकी हेल्प से क्वेश्चंस में दी गई प्रॉब्लम्स को और इन्फॉर्मेशंस को ठीक से समझ पाएंगे और उनके पैटर्न्स को पहचान पाएंगे और साथ में उनके कनेक्शंस को भी समझ पाएंगे, जिससे कि आपको सही डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो अब एनालिटिकल रीजनिंग में हम किसी भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स या इन्फॉर्मेशन के मेन पॉइंट्स को या मेन पार्ट्स को या फिर रीजन्स को और यहाँ तक कि पूरी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और उन सभी चीज़ों को अलग अलग करके उन सभी के कनेक्शंस को समझकर उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन को या पूरी प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। मतलब पहले पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, जिससे कि हम उसको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक समझ पाते हैं कि इसमें चल क्या रहा है। और फिर उसके बाद हमें डिसाइड करने में ईजी हो जाता है कि अब हमें इसमें क्या करना है। अब इसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग। अगर मैं आसान शब्दों में बोलूँ तो ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा उलझनों से बचाते हुए हमारी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की ओर ले जाने वाला रास्ता क्लियर और आसान बना देती है। मतलब इसमें हम आपस में कंपैरिजन करते हैं उन सभी डिफरेंट बिलीफ्स का, वर्किंग मेथड्स का, कॉन्सेप्ट्स का और फिर थिंकिंग्स का, जो कि सभी सेम रिजल्ट की डायरेक्शन में हो और फिर उसमें से जो सबसे ठीक होता है और आसानी से इम्प्लीमेंट भी किया जा सके और साथ में इतना सही हो जिसके अगेंस्ट में बोलना या फिर सवाल उठाना एक बेवकूफ़ी हो, तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और वही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो अब आपको अपनी एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले रीडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम्स और ऐसी पजल जैसी एक्टिविटीज़ को टाइम देना पड़ेगा, जिससे कि आपका माइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की डायरेक्शन में जाएगा और इसी से यूसीड में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी होगी। और साथ ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं और दूसरों के आंसर्स को या फिर फीडबैक को सुनकर उस पर खुद भी विचार करना है, बल्कि उन्हें बिना सोचे समझे डायरेक्टली एक्सेप्ट या फिर फॉलो नहीं करना है। तो बस यही कुछ बातें हैं जो इन स्किल्स को काफ़ी इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी। दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के लिंक्स चाहिए जिससे कि आपकी यूसीट के पार्ट ए में हेल्प मिले, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएटिव सर्कल ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग के बाद आता है लैंग्वेज एंड क्रिएटिविटी।
तो एक तरह से ये दोनों टॉपिक्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि लैंग्वेज की हेल्प से हम अपने इमोशंस, आइडियाज़ और थॉट्स को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं और दूसरों के भी समझ पाते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा क्रिएटिवली हम लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, तो उतना ही दूसरों के लिए समझना आसान हो जाएगा कि हम उन्हें क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो क्रिएटिविटी का एक फंडामेंटल एलिमेंट है। अब आपके लिए लैंग्वेज का मतलब सिर्फ हिंदी या फिर इंग्लिश तक ही सीमित नहीं है, और ये आप जानते हैं कि अगर आपको डिज़ाइनर बनना है तो इंग्लिश आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उस पर तो आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। और आपको अपने वर्क में डिज़ाइन एंड आर्ट के हर एलिमेंट एंड प्रिंसिपल को लैंग्वेज की तरह यूज़ करना भी आना चाहिए। अब चाहे वो कलर हो या फिर इकोनॉमिक्स, क्योंकि आप जो भी डिज़ाइन करें, जैसे लोगो, सीन या फिर कोई भी प्रोडक्ट, तो उसका उसके यूज़र्स या फिर व्यूवर्स के साथ कम्युनिकेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो बोरिंग या फिर अनइंटरेस्टेड बनता चला जाएगा, और साथ में यूज़र्स या फिर व्यूवर्स के साथ में कनेक्शंस भी नहीं बना पाएगा। तो अब जितना ज़्यादा क्रिएटिवली आप डिज़ाइन एंड आर्ट के हर एलिमेंट एंड प्रिंसिपल्स को यूज़ करेंगे, तो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो अब इसके बाद आता है क्रिएटिविटी। तो दोस्तों, एक बात आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि जब हमें डिज़ाइनिंग में कोई नई या डिफ़िकल्ट सी प्रॉब्लम मिल जाती है, या फिर कोई यूनिक प्रोजेक्ट या फिर आइडिया मिल जाता है, तब उससे डील करने के लिए या फिर उसे पॉसिबल बनाने के लिए हमें क्रिएटिव होना पड़ता है, या फिर बोलें हमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए दोस्तों, क्रिएटिविटी एक ऐसी एबिलिटी है जो कि हमारी हेल्प करती है कुछ नया बनाने में, या फिर चाहे किसी प्रॉब्लम को एक नए नज़रिए से सॉल्व करने से लेकर किसी आर्ट वर्क या क्राफ्ट वर्क पर काम करने में। अब ये बात ध्यान से समझना कि अगर हम उस टास्क को पूरा करने के लिए अपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स देकर उस टास्क को पूरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो यूनिक बन रहा है और मल्टीपल डायरेक्शंस में भी सक्सेसफुल बन रहा है, तो वो क्रिएटिविटी कहलाई जाएगी। तो अब क्रिएटिविटी से हमारा माइंड अलग अलग डायरेक्शंस में ओपन होता है, और ऐसा होने के बाद आप अपने एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स को एक नए नज़रिए से भी देख पाएंगे, और यही चीज़ हमें एग्ज़ाम में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का एक इंटरेस्टिंग या फिर आसान सा सॉल्यूशन ढूंढने में भी हेल्प करेगी। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी लैंग्वेज एंड क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए आपको तरह तरह की एक्टिविटीज़ करनी होंगी, जैसे कि राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड एक्सप्लेनिंग, और आपको अपनी वोकेबलरी में डिज़ाइन एंड इनोवेशन से रिलेटेड वर्ड्स को भी ऐड करना है। और साथ में ये कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि कलरिंग, स्केचिंग, रिडल्स एंड पजल सॉल्विंग, और ऐसी ड्राइंग बनानी होंगी जिसमें हमें किसी एक्टिविटी या वर्क के करते हुए स्टेप्स दिखाए हों, यानी कि उसमें कुछ भी एक्टिविटी हो रही हो। और लास्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको आर्ट वर्क या ड्राइंग को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, और साथ में टेक्स्ट को आर्ट वर्क या फिर ड्राइंग में भी कन्वर्ट करना है। तो अब यही कुछ टिप्स हैं जो आपकी लैंग्वेज एंड क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो दोस्तों, अब लैंग्वेज एंड क्रिएटिविटी के बाद आता है प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज, और अब इसे समझना हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे एक डिज़ाइन स्टूडेंट की लाइफ काफ़ी ज़्यादा ईजी बन जाती है, और इसी वजह से वो दूसरों की लाइफ को भी आसान बना पाता है। क्योंकि जब हम चीज़ों को प्रैक्टिकली एंड साइंटिफिकली समझ लेते हैं, तो उसके बाद उनको हम ज़्यादा डीपली और अच्छे से समझ पाते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि उसे किस तरह से यूज़ करना है, और उसमें किस तरह की अपडेट्स अभी और करनी बाकी हैं। और इसी के साथ में इसमें हमें नई नई इनोवेशंस करने में भी हेल्प होती है, और हम ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर पाते हैं। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल नॉलेज का जो मतलब है, तो वो एक्सपीरियंस और वर्किंग नॉलेज से कनेक्टेड है। उन सभी वर्क्स और एक्टिविटीज़ का, सिचुएशंस और एक्सपेरिमेंट्स का, और यहाँ तक कि उन मिस्टेक्स और उन वर्किंग मेथड्स का जो भी हम अपनी पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ में कर रहे हैं, और या फिर होता हुआ देख रहे हैं, और जिनसे कि हमें सिचुएशंस को हैंडल करने में हेल्प होती है। और फिर इसी चीज़ से हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन होती है, और फिर उसी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमें इस काम को करने में इतना एक्सपीरियंस है, क्योंकि जितने समय तक हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो उतना ही हमें एक्सपीरियंस होगा, और जितना ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस होगा, तो उतनी ही अच्छी क्वालिटी के साथ हमारा वर्क भी होगा। तो दोस्तों, अब इसके बाद है साइंटिफिक नॉलेज। तो अब सबसे पहले अभी ये जान लेते हैं कि किसी भी चीज़ को साइंटिफिकली समझने के लिए हमें काफ़ी सारे काम साइंस के रूल्स को फॉलो करते हुए करने होते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, रिसर्च, हाइपोथेसिस, प्रिडिक्शंस, एक्सपेरिमेंट्स, और थ्योरीज को साइंटिफिकली और सक्सेसफुली कंप्लीट, एग्जामिन और अंडरस्टैंड करने के बाद
जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल भी हो। तो लास्ट में जो उसका रिजल्ट आता है तो उसको हम साइंटिफिक नॉलेज बोलते हैं। अब चीज़ों को साइंटिफिकली समझने के बाद हम उनको काफ़ी डीपली समझ लेते हैं और अच्छे से ये भी जान लेते हैं कि कोई काम क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, और अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर इसका फ्यूचर क्या होगा। तो कुल मिलाकर साइंटिफिक नॉलेज से हमारे सारे डाउट खत्म हो जाते हैं और हमें एक सटीक आंसर भी मिल जाता है। तो दोस्तों एक डिज़ाइन स्टूडेंट को कम से कम बेसिक साइंस की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, जितनी कि हम अपनी 10th क्लास तक पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आपको अपनी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के टॉपिक्स को समझना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने होंगे, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि कोई चीज़ किस तरह से काम करती है। और इसके अलावा दूसरे लोगों को देखकर या फिर पढ़कर आपको क्राफ्टमैनशिप वर्क से रिलेटेड नॉलेज को भी और एक्सपीरियंस को भी गेन करना पड़ेगा, जैसे कि टूल्स और इक्विपमेंट्स का प्रैक्टिकल यूज़, और साथ में थोड़ा बहुत कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी होनी चाहिए। कम से कम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ऊपर नॉलेज हमें होनी चाहिए, और इसी से आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी।